और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से हम जानकारी सामने आ रही, बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की आज होगी बैठक। कई राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर बैठक की जाएगी और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। वहीं राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री भी बैठक में शिरकत करेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की आज बैठक होनी जा रही है, जहां राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शिरकत करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर बैठक होगी। और कई राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की आज बैठक होगी। दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री बैठक में शिरकत करेंगे। तो आज बीजेपी की बैठक होने जा रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सादिक खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सादिक, बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो ही आपको बता दो, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का समय नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी का बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भाजपा मुख्यालय पर 11 बजे से कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जो लोकसभा उम्मीदवार हैं उनके पैनल का विचार विमर्श किया जाएगा। पैनलों के नाम पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही जो ही आज इस बैठक पर सिर्फ जितने भी पैनल हैं उन पैनलों पर मंथन किया जाएगा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर बिल्कुल सक्रिय है और आज ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। साथ ही जो ही मैं आपको बता दूं, कल यानी 29 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उससे पहले आज पैनल पर मंथन किया जाएगा। जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर आज चर्चा की जाएगी। कल इस जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 80 से 160 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। जी जूही जी, और बात करें तो इस दौरान जो 11 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और पदाधिकारी शामिल होंगे। किस तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी अलग अलग राज्यों के हिसाब से पार्टी की ओर से? जी बिल्कुल, जो आज कोर कमेटी की बैठक है, अलग अलग जितने प्रदेश हैं, बताया जा रहा है कि 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, उत्तराखंड सहित 11 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो जिस तरह से 11 बजे के बाद कोर कमेटी की बैठक का दौर शुरू होगा, उसमें एक एक जो प्रदेश है उसके पैनलों पर चर्चा होगी, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। जी, हाल ही में राज्यसभा चुनाव भी हुए जिसमें बीजेपी का दमखम जो है देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के, तो इसके लिए बैठकों का दौर जो है पार्टी की ओर से जारी है और अन्य भी दल जो है वो लगातार बैठकों का दौर जारी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह बीजेपी को मात दे सके। लेकिन इनके लिए जो है, बीजेपी के लिए, इन सभी इंडिया अलायंस की बात कर ले तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा उनको मात देना? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। लेकिन उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस का लक्ष्य के साथ धरातल पर चल रही है और इसी को देखते हुए लगातार बैठकों का दौर तेजी के साथ चल रहा है। जिस तरह से आज कोर कमेटी की बैठक है, कल चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक है, तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी सादिक, बैठक की बात कर ले, कब से बैठक शुरू होगी, कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, जो ये इसका समय 11 बजे का निर्धारित किया गया। 11 बजे से अतिथियों का पहुंचने का सिलसिला जारी होगा। उसके बाद ये बैठक कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे तक ये बैठक चल सकती है। उसके बाद ही बैठक में क्या फैसला लिया गया वो बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। जी सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
और वहीं रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनोज पांडे के सपा सचेतक का पद छोड़ने के बाद राजनीतिक तेज। राज्य मंत्री दिनेश सिंह का आया महत्वपूर्ण ट्वीट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीजेपी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी उसे जिताएंगे। रायबरेली से जो भी प्रत्याशी होगा हम उसके साथ हैं। तो रायबरेली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मनोज पांडे के सपा सचेतक का पद छोड़ने के बाद राजनीतिक सियासत जो है वो तेज होती दिखाई दे रही है, हलचल तेज होती दिखाई दे रही। राज्य मंत्री दिनेश सिंह का महत्वपूर्ण ट्वीट देखने को मिला है और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी हम उसे जिताएंगे। रायबरेली से जो भी प्रत्याशी होंगे हम उसके साथ हैं। तो बीजेपी का समर्थन यहाँ वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रायबरेली से ये जानकारी सामने आ रही है। रायबरेली से जो भी प्रत्याशी होंगी हम उसके साथ हैं और बीजेपी का समर्थन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्शन शुरू। विश्वासघात करने वालों पर शुरू हुई कार्रवाई। विधायक मनोज पांडे के कई करीबियों को पार्टी से निकाला गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान जो है बाकी विधायकों पर अखिलेश का एक्शन शुरू हो गया है। विधायक मनोज पांडे के कई करीबियों को पार्टी से बाहर निकाला गया है। तो सपा से कई विधायकों को बाहर निकाला गया है। अपने ही बागी विधायकों को अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विश्वासघात करने वाले पर जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। सपा की ओर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्शन शुरू हो गया है। विधायक मनोज पांडे के कई करीबियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, सपा सुप्रीमो का जो है एक्शन शुरू हो गया है, बागी विधायकों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो ही बता दूं कि जिस तरह से सपा विधायकों का दल बदल का खेल चला है और वह जो है एनडीए को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर दी है। कई विधायक जो है बीजेपी खेमे में चले गए। ऐसे में कहीं न कहीं जो है जो दल बदल का खेल है यह पहली बार हुआ है। अगर राजनीति के इतिहास की बात करें तो अभी तक देखा जाता था कि सिर्फ एक या दो ही विधायक क्रॉस वोटिंग करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है 7 विधायकों ने पाला बदलते हुए जो है क्रॉस वोटिंग कर दी। वहीं अगर बात करें एक विधायक महाराजी देवी की, तो वह कहीं न कहीं दबाव में जो है वह सपा में भी बने रहनी चाहती थी और बीजेपी से भी संबंध बरकरार रखना चाहती थी, ऐसा सूत्रों का दावा है। और यही वजह है कि महाराजी देवी ने वोटिंग नहीं किया। तो आज जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हालांकि जो है सपा कार्यकर्ताओं में इन विधायकों के प्रति रोष भी व्याप्त है। कई जिलों में विधायकों के पुतले फूके गए। और रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में मनोज पांडे के कई करीबियों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, उनको पद से हटाया जा चुका है। यहाँ तक कि जिला उपाध्यक्ष जो रायबरेली के थे उन पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अखिलेश यादव जो है कड़ा एक्शन लेंगे। जी, समाजवादी पार्टी के विधायकों को टूटने का जो असर है अखिलेश यादव पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब वो सख्त कार्रवाई में जुट गए। जो भी बागी विधायक है उनके खिलाफ एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो ही बता दूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ इतना बड़ा खेला हो गया, धोखा हो गया, उससे कहीं न कहीं जो है पूरी समाजवादी पार्टी भी आहत है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जिन नेताओं पर भरोसा किया वही इनको दगा दे रहे हैं। अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा ने एमएलसी बनाया था। वहीं दूसरी तरफ बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह की बात करें तो राकेश प्रताप सिंह का काफी विरोध था वोट देने टिकट देने को लेकर। इसके बावजूद भी सपा सुप्रीमो ने राकेश प्रताप सिंह को पर भरोसा जताया था और उन्हें टिकट दिया और वह सपा
के बैनर से वह जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्होंने भी धोखा दे दिया। वहीं अगर बात करें अभय सिंह की, तो अभय सिंह जो है, अभय सिंह की काफी कुछ मदद जो है मुलायम सिंह यादव ने भी किया था, और अभय सिंह का अभी तक यह बयान आ रहा था कि वह चाहे राजनीति से इस्तीफा दे दें, लेकिन वह दल बदल नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से अंतरात्मा की बात कहकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने समाजवादी पार्टी से किनारा कस लिया, इससे कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव का जो है काफी हताश भी नजर आ रहे हैं। और अब जो है इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, और एक सबक लिया गया है कि ऐसे जो दल बदलू विधायक हैं जो पलटी मार जाते हैं, इनको जो है इन पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर कुछ विधायक इधर से उधर जाते हैं, तब भी पार्टी की छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी, और यह कहा जाएगा कि जो है समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं खड़ी है। तो इसको लेकर भी आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मंथन करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और साथ ही साथ आजमगढ़ जिले के बसपा प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली को पार्टी भी ज्वाइन कराएंगे। तो अब जो है अखिलेश यादव का जल्द ही बड़ा एक्शन देखा जा सकता है, क्योंकि जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। जी मनोज पांडे के पाला बदल लेने से जो है सियासी समीकरण जो है आगे कैसा होने वाला है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी ने मनोज पांडे को अपने खेमे में शामिल करके एक तीर से 2 निशाने किए। एक तरफ जहां मनोज पांडे को सपा से बीजेपी ने अपनी तरफ खींच लिया, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली सीट कांग्रेस की है, और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के गढ़ को दिल्ली को ढहाने के लिए बीजेपी ने भी मास्टर प्लान चल दिया है, और यही वजह मानी जा रही है कि मनोज पांडे अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें बीजेपी चुनाव भी लड़ा सकती है। ऐसा तैयारी बीजेपी ने कर ली है, और कहीं न कहीं जो है सबसे बड़ा खेला जो बता दूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक तो सपा की हुई है, लेकिन इसका असर जो है कांग्रेस पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को डैमेज करने के लिए रायबरेली में मनोज पांडे को बीजेपी में लाया गया है, और इसका असर भी आने वाले दिनों में देखा जा सकता है लोकसभा के चुनाव में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो या बीजेपी की या सर्जिकल स्ट्राइक भले ही समाजवादी पार्टी पर की गई हो, लेकिन इसका कई सीटों पर असर अब दिखने वाला है लोकसभा के चुनाव में। फिलहाल जो है अब अखिलेश यादव भी फूक कर कदम रख रहे हैं। ऐसे दल बदलू और विश्वासघात करने वाले जो विधायक हैं उन पर जो है मंथन चल रहा है, और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं को टिकट देगी जो निष्ठावान हो, और क्योंकि यह बहुत बड़ा सबक समाजवादी पार्टी के सामने मिला है। जी यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि मनोज पांडे एक कद्दावर ब्राह्मण चेहरों में से आते हैं, जिसका पूरा समर्थन जो ब्राह्मण समाज का उन्हें मिलता है, और अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस भी पार्टी में वो शामिल होते हैं उसका तगड़ा असर देखा जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बता दूं कि मनोज पांडे ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, और कई जिलों में ब्राह्मण सभाएं भी कर चुके हैं, और जिससे जो है जो खासकर ब्राह्मण वोटर है उन पर काफी विश्वास भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से जो है अब मनोज पांडे जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और जो है मनोज पांडे के बीजेपी में शामिल होने से कहीं न कहीं जो है अब असर जो है रायबरेली सीट पर भी पड़ने वाला है, अमेठी सीट पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जो पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं उस पर जो है काफी असर मनोज पांडे का रहा है। लेकिन जिस तरह से जो है दल बदल का खेल चला है, अब इससे अब जो है राजनीतिक तस्वीर जो है बदलती दिख रही है, और लोकसभा चुनाव सामने है, और बीजेपी हर एक्शन बड़ी सूझबूझ के साथ लेती है, मजबूती के लिए कदम उठाती है, और यहाँ भी बीजेपी ने एक बड़ा खेला कर डाला है कांग्रेस के साथ भी। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर बवाल, फायरिंग में एक युवक की मौत। अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ है रामपुर में, और फायरिंग में एक युवक की भी मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी रामपुर से सामने आ रही है। पुलिस पर लगा गोली चलाने का आरोप। सरकारी जमीन पर अंबेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर
बवाल हुआ, जिसमें जो है एक युवक की मौत हो गई है। फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। तो अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ। वहीं पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अंबेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर यह बवाल हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि इस दौरान गोलियां भी चली और इस दौरान जो है एक युवक की मौत हो गई है। रामपुर से खबर सामने आ रही है, अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं गोली चलाने का आरोप जो है पुलिस के ऊपर लगाया जा रहा है और सरकारी जमीन पर जो है अंबेडकर की बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेश दिवाकर रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जूही, जिस तरह से अंबेडकर जी की प्रतिमा को लगाने को लेकर ये आपस में दो समुदाय के लोग जो थे वो आमने सामने आ गए। मामला सरकारी भूमि का बताया जा रहा है और इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी सहित एसडीएम से भी की गई थी, लेकिन इस मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जानकारी के मुताबिक क्योंकि ये मामला जब दलित समुदाय के लोग थे, दलित समुदाय के लोगों का कहना था कि यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगा दी जाए और जो खाली जमीन पड़ी है सरकारी, उसमें बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी हो जाएगा। इसी को लेकर एसडीएम जो थे वहां पर मौके पर पहुंचे अपने दलबल के साथ और एसडीएम के पहुंचने के बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी कर दी थी एसडीएम प्रशासन पे और फिर उसके बाद में जवाबी कार्रवाई देते हुए पुलिस प्रशासन ने भी उन पर पत्थरबाजी की। उसके बाद ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि एसडीएम के आदेश पर किसी पुलिस वाले ने उन पर गोली चलाई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हाई स्कूल का छात्र बताया जा रहा है, हाई स्कूल का एग्जाम चल रहे थे, हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा था। मृतक का नाम सोमेश बताया जा रहा है। बहरहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद कमिश्नर अंजने कुमार जी भी मौके पर पहुंचे, डीआईजी मुनिराज मौके पर पहुंचे। अजीब सारे थानों की फोर्स वहां पर लगा दी गई स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। हालांकि समझा बुझाने के बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद कमिश्नर ने परिवार से बातचीत की। कमिश्नर की बातचीत के बाद कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि जो शर्तें हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उनका लाभ दिलाया जाएगा। हालांकि स्थिति अभी जो है वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि अभी भी सामान्य नहीं बनी है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि बॉडी को उतारने दिया जाए, लेकिन जानकारी ऐसी प्राप्त हो रही है वहां से कि अभी पुलिस प्रशासन जो है वो बॉडी को उतारने के लिए नहीं दे रहा है और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि ये अंतिम संस्कार के लिए बॉडी डायरेक्ट ले जाई जाए। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गांव पहुंची है। परिजनों का कहना है कि बॉडी को उतारकर कुछ देर के लिए हम देखना चाहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि बॉडी को सीधा वहीं ले जाएं। अभी स्थिति की अगर बात की जाए तो स्थिति बहरहाल मुझे लगता है कि दयनीय बनी है। राज कमिश्नर अंजने कुमार जी रामपुर आए थे मुरादाबाद से और डीआईजी भी आए थे। काफी समझा बुझाने के बाद जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। बहरहाल अब मामले की जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है। अभी जानकारी ये मिली है कि चंद्रशेखर रावड़ जो हैं आजाद समाज पार्टी के, वो भी मृतक दलित के परिवार से मिलने के लिए रामपुर पहुंच रहे हैं। बहरहाल अब इस मामले में क्या आगे पुलिस का एक्शन रहता है, क्या प्रशासन का एक्शन रहता है, जांच के बाद पता चल पाएगा। कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल जो मिलक एसडीएम अमन देवल हैं उन पर सीधे परिवार का ही नहीं बल्कि जो दलित समुदाय के लोग हैं उनका ये आरोप है कि अमन देवल जो एसडीएम है उनके आदेश पर किसी पुलिस वाले ने गोली चलाई थी और उसमें वीडियो में भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिस भी पत्थरबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। अब उसमें जांच का विषय है कि पुलिस क्या जांच करेगी। कमिश्नर ने कहा है कि इसमें जो मजिस्ट्रेट जांच है वो जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, जो आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है जिस अधिकारी के ऊपर, क्या उनसे पूछताछ की गई है? उनकी ओर से क्या कोई बयान सामने आया है इसको लेकर? अब बिल्कुल देखिए जो ही अगर एसडीएम की बात करें, एसडीएम अमन देवल जब हम वहां पर थे अमन देवल वहां पर मौजूद नहीं थे। अब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है क्योंकि डीआईजी खुद मौके पर पहुंचे, पूरी स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन डीआईजी के समझाने बुझाने के बाद भी जो परिवार के लोग थे वो नहीं समझ पाए स्थिति को। और उसके बाद जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं वो वहां पर घटनास्थल पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने परिवार से बातचीत की, लोगों से बातचीत की, दलित समुदाय के सभी लोगों से बातचीत की, क्योंकि स्थिति इतनी भयानक हो चुकी थी वहां पर कि पुलिस भी ये समझ लीजिए सारे थानों की फोर्स मुझे
लगता है वहां पर मौजूद पहुंच गई थी। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में कमिश्नर मुरादाबाद अंजनी कुमार जी ने स्थिति को अपने नियंत्रण में किया। उसके बाद परिवार से समझा बुझाने के बाद डेड बॉडी को जो है पुलिस ने जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था। कमिश्नर ने ये बात कही है, परिवार का आरोप था कि एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जाए और 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। बहरहाल वहां पे जो सरकारी भूमि है उसमें अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ बच्चे की भी जो प्रतिमा है वो वहां पर बनाई जाए, ऐसा परिवार का कहना है। हालांकि कमिश्नर अंजनी कुमार जी ने ये कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा और जो भी सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाएं होंगी वो हम आपके परिवार को दिलाएंगे, और जो भी दोषी होगा, चाहे वो एसडीएम हो या कोई पुलिस कांस्टेबल हो या कोई पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना यही रहने वाला है कि आने वाले समय में इसमें किस पे गाज गिर सकती है। क्या एसडीएम पर कोई गाज गिरेगी, एसडीएम प्रशासन पे, या पुलिस कर्मी पे किसी कोई निलंबित होगा, या फिर क्या होने वाला है इसमें, बहरहाल ये तो आने वाला विषय बताएगा। जी सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।